हेलो गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक नया सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। मीन्स दिस इज़ नॉट वन शॉट, दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस, जिसमें मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तक टॉपिक पढ़ाऊँगी। पूरी तरह क्लियर क्रिस्टल करूँगी। जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इस टॉपिक से वो कराऊँगी पर्सनली। साथ ही साथ जो भी बोर्ड्स में आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू चाहे वो और भी कोई और, सब कराऊँगी। मतलब दिस इज़ कंप्लीट वीडियो फॉर दिस टॉपिक्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार वीडियोस देखते हो तुम बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। साथ ही साथ तुम वीडियोस को भी लाइक नहीं करते हो और कमेंट करके तो बताओ वीडियोस बनी कैसे है। हम मैग करते रहते हैं, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। कम से कम हमें उत्साहित तो करो। कोई बात नहीं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। जो बोल रही हो ध्यान से सुनना, ये मैंने खुद नोट्स बनाया है बैठ के, एक एक चीज़ देखा बुक से, एक एक चीज़ समझा, क्योंकि इस बार मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो टाइम लिमिट नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी देनी है। ये तुम्हारे बोर्ड्स की शुरुआती है, तो वेलकम टू योर 10th बोर्ड। डोंट बी मतलब ना अपसेट होना ना टेंस होना। शुरुआत से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तुम्हें नोट्स दूंगी, डेफिनेशंस दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, मेरा मेन फोकस साइंस पे है। ठीक है, मैथ मैं ट्राई करूँगी साइंस ख़त्म करके डालने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आपको जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ, अरे यार सब्सक्राइब कर दो यार। 35 से 35 ही अटका दियो, बढ़ाओ उसको। तो लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस होता है जो तुम्हें करनी है अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ये क्या बोल दिया आपने। अच्छा एक बात बताओ, तुम खाते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें काम करना होता है। खाओगे नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं, तो काम कैसे करोगे? दौड़ते धूपते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम अलाइव हो, यही सब एक्टिविटीज़ तो पता चलता है। इसीलिए लाइफ प्रोसेस वो चीज़ है जो तुम्हें ज़िंदा रखता है, वो एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। तो तुम्हारे बॉडीज़ में ये एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इंजेशन मतलब तुम खाना खा रहे हो। अब खा रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी ना बस खा लिया काम ख़त्म। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल तक पहुंचाना, सो दैट तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे। फिर जो बिगाड़ी चीज़ बचा, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उन सबको तुम्हारे बॉडी से आउट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ प्रोसेस की। तो ये सब क्या होता है? तो इस प्रोसेस में अगर हम एक क्लैरिटी मैनर पे एक टॉपिक वाइज टॉपिक बता दूं कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है, तो पहला न्यूट्रिशन, यानी कि तुम्हारा फूड का खाना, उसको डाइजेस्ट करना, तुम्हारी बॉडी का उसको एब्जॉर्ब करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना उस खाने को, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आउट ऑफ द बॉडी करना, यही हो गया न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक, ध्यान से सुनना। दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन वो पोर्शन है तुम्हारे बॉडी का जिसमें तुम इनहेल और एक्सहेल करते हो। ये वन ऑफ द एक्टिविटी है। ये कभी मत बोलना ब्रीदिंग इज़ रेस्पिरेशन, नो। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग एक पार्ट है। तुम ऑक्सीजन लेते हो, जब वो ऑक्सीजन तुम्हारे खाना यानी कि ग्लूकोज के साथ मिलता है सेल के अंदर, तब जाके वो एटीपी बनाता है। अब ये एटीपी क्या है मैम? यानी कि एनर्जी बनाता है। उसकी करेंसी को हमारे बॉडी में एटीपी का नाम दिया गया, ये तुम पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब तुमने O2 लिया, उसको सेल तक कौन पहुंचाएगा? तुमने अपने ऑर्गन में खाना बनाया, उससे CO2 निकला, उसको तुम्हारे नॉस्ट्रल्स तक कौन पहुंचाएगा? ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो तुम्हारे बॉडी में रहने वाले ब्लड वेसल्स करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन, जो तुमने खाया उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे ना, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम है वो इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये मेन ऐसे 4 प्रोसेस है तुम्हारे बॉडी का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बीइंग और डू द लाइफ प्रोसेसेस। ये चारों टॉपिक समझ आया? ठीक है, अब टॉपिक समझ आ गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें डेफिनेशन भी दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको समझने से ज़्यादा तुमको क्या करना है, तुमको लिखने आना चाहिए। तो मेरा पर्सनली ये एडवाइस होगा कि अभी से थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे उतनी क्लैरिटी आएगी और उतना अच्छा परफॉर्म करोगे पेपर पे।
ठीक है, अब अपने भाषा में तो समझा दी, अब थोड़ा होता है नोट्स पे। तो लाइफ प्रोसेस इज़ द बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सर्वाइव द लाइफ। जो बताया वही है अभी कि जो बेसिक मतलब एकदम परिपूर्ण जो प्रोसेसेस होते हैं जो तुम्हें करना ही करना है, उसके बिना तुम जी नहीं पाओगे लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? दिस प्रोसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन यानी कि इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन यानी कि एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स। इसका वही मतलब है ऑक्सीजन लेना, ग्लूकोज के साथ मिलना और एनर्जी की प्रोडक्शन करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कन्वे करना CO2 और O2 को या फूड को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन यानी कि आउट ऑफ द बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना। तो बॉडी एलिमिनेट एंड एक्सपेल द वेस्ट। समझ आ गई इतनी टॉपिक। अब आते हैं दैट वाज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक न्यूट्रिशन है, तो हम लोग न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, तो इस हिसाब से हम लोग एक एक करके एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि समझाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना तुमको क्वेश्चन कैसे बनाना है वो सिखाने में लगेगा, ठीक है। मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो दो टाइप के रेस्पिरेशन नहीं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होते हैं, देखो नाम से समझना, रटना मत, नाम देखो, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब मेकिंग फूड, तो जो खुद से फूड बनाते हैं दैट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक। अब दो में से एक का काम है खुद से फूड बनाना, तो दूसरे का काम दिमाग लगाओ यार, मतलब खुद से फूड ना बनाना। तुम अपने आप को देखो, क्या तुम खुद से फूड बनाते हो या जनरल ह्यूमन बींग से काम करो? ये नहीं कि गैस पे चढ़ाया पकाया मतलब खुद से, नहीं, वो रॉ मटेरियल भी तो बनाने का काम है। तो वो जो रॉ मटेरियल भी खुद से बनाते हैं दे आर कॉल्ड दी ऑटोट्रॉपिक। बट जब वो बनी बनाई चीज़ या फल या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके अपने स्वाद अनुसार कुछ बनाते हैं दे आर कॉल्ड दी हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक कितने टाइप के होते हैं? ऑटोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको ये समझाई कि ऑटोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने को खुद बनाते हैं, दोज हु मेक देयर फूड बाय ओन सेल्फ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक ना दो टाइप के होते हैं, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को लाइट की मदद से बनाते हैं, जो कि तुम नॉर्मली जानते हो प्लांट, और दूसरे कीमोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को किस चीज़ के हेल्प से बनाते हैं? केमिकल्स के हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि फंगस। क्लियर? तो जो अपने खाने को अपने आप से बनाते हैं लेकिन लाइट का इस्तेमाल करके दे आर कॉल्ड द फोटो ऑटोट्रॉपिक। बट जो अपने खाने को और फूड को किसके मदद से बनाते हैं? केमिकल्स की मदद से, दे आर कॉल्ड द कीमो ऑटोट्रॉपिक। देखो ये थोड़ा इजी है याद रखना, क्योंकि फोटो मतलब लाइट, तो समझ जाना क्या वो लाइट के मदद से बनाते हैं। कीमो मतलब केमिकल, रिलेट कर लो, तो दोज हु मेड देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स दे आर कॉल्ड दी कीमो ऑटोट्रॉपिक। समझ आ गया ऑटोट्रॉपिक के टाइप्स। अब मैंने यहाँ पे एक बात बताई कि फोटो ऑटोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने को लाइट की मदद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट। तो लाइट की मदद से बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे खाने को बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट, वो कौन से प्रोसेस की मदद से खाना बनाते हैं? ये तो बचपन से पढ़ते हैं। अभी अभी कमेंट डाउन करो, अभी कमेंट डाउन करके बताओ। कमेंट भी नहीं करते यार तुम लोग का, तो गजब, एकदम अपना एटीट्यूड में जीरो। तो 2 कमेंट कर दो, मैम ऐसी वीडियो बनी, मैम वैसी वीडियो बनी, कर दो यार। मैम छोड़ो, दीदी बुलाओ, कौन सा बुढ़िया हो गई हो, दीदी बुलाओ तुम लोग, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने बोला जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो लाइट की मदद से जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और वो जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इतनी बात समझ आई? समझ आ गई? समझ आ गई तो हाफ वीडियो देख रहे हो, अभी तो ज़्यादा वीडियो हुआ नहीं, ज़्यादा नहीं। अभी फुल स्क्रीन को छोड़ के हाफ स्क्रीन पे आओ, कमेंट डाउन करके बोलो द हाफ टॉपिक इज क्लियर्ड, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ मैं एक्चुअली लगा दूंगी वो फ़ोटो, मैंने यहाँ खुद से बनाया है, बट आई होप ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम नेचुरली बुक का फ़ोटो देख लो, उसमें मैं तुम्हें क्लियर क्लिस्टर करके डिनोट करा दूंगी, समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ देखो
फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होता है ये तुम बचपन से पढ़ते आए हो, इसलिए मुझे इसको क्लैरिफाई करनी है, बस तुमको क्लैरिफिकेशन देना है और तुम्हें याद दिलवाना है, ठीक है। बट मैं इसको डिटेल में दूंगी। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो प्लांट जो होता है ना वो तुम्हारी तरह ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 लेता है। तो प्लांट क्या क्या लिया, पहला चीज़ CO2, और लाइट की मदद से बना रहा है मतलब सनलाइट चाहिए, तो CO2 प्लस सनलाइट, और वो रूट की मदद से वाटर भी लेता है। तो CO2 सनलाइट वाटर वो 3 चीज़ लेता है, और इन तीनों चीज़ से क्या बनाता है, खाना। लेकिन एक बात याद रखना, जो प्लांट्स ग्रीन हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को अकट कराते हैं और एज अ रिजल्ट अपने फूड बनाता है। और फूड बनाने के साथ साथ O2 भी निकालते हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट जो रिएक्शन हुआ रिएक्टेंट का, उसके साथ एक प्रोडक्ट भी निकला, दैट इज़ एक तो फूड जो वो बना रहे थे, साथ ही साथ उनके साथ एक एक्सटर्नल भी प्रोडक्ट निकला, दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीजन। इसलिए बोला जाता है पेड़ लगाने को, हर चीज़ के पीछे फैक्चुअल रीज़न होता है। प्लांट एक ऐसा चीज़ है पूरे इन्वायरमेंट में जो तुमसे तुम्हारी इम्पोर्टेंट की चीज़ देता है, यानी कि O2 वो ले नहीं रहा है, वो तुम्हें दे रहा है, लो तुम लो। तो जितना लगाओगे पेड़ उतनी ऑक्सीजन वो प्लांट दे पाएगा, जिसके कारण इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और यू आर एक्चुअली फ्री टू टेक ऑक्सीजन। तो उसकी रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं तो कम से कम उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है। काट देते हैं कोई चीज़, पानी नहीं देते, अगर पे घर में है दे दो, 2 मिनट में उठ के दे दो। अभी ये लेक्चर देख रहे हो, अभी अभी उठ के जाओ, जो पेड़ पौधे हैं तुम्हारे घर में उसको पानी दो, कितना मम्मी करेगी यार, थोड़ा काम कर लो। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला प्रोसेस क्या कि लाइट जो है वो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को लेता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। मैंने बताया CO2 चाहिए, वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल तो होती ही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तुमने जो H2O लिया, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो वो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्प्लिट होता है, तभी जाके तो ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन फिर वाटर बन के निकलता है एज अ प्रोडक्ट। समझ आया। और जो तुमने सनलाइट लिया वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसे फूड बनाना होता है। नाउ द थर्ड प्रोसेस, तुमने तो CO2 भी लिया था, तो उसका क्या हुआ, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गई, यानी कि तुमने 3 चीज़ लिया था बाहर से, सनलाइट, CO2 और वाटर। सनलाइट का क्या हुआ, केमिकल एनर्जी में बदली। वाटर का क्या हुआ, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदला। अब एक चीज़ और बच गई, CO2, उसका क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, यानी कि फूड में। समझ आई बात। तीनों चीज़ जो चीज़ तुमने ली, उन तीनों चीज़ कोई चीज़ में कन्वर्ट होती है और तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट देती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगर तुम पिछले क्लास में या अपने छोटे क्लास में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़े हो तो इसका रिएक्शन कमेंट डाउन करो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट करवा दूँगी, ठीक है। नाउ important, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। ये नोट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं वो लोग दिन टाइम पे अपने पोर्स नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर वो अपने पोर्स खोल देंगे यानी कि स्टोमेटा को खोल देंगे तो उनका सारा का सारा वाटर क्या होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उनके पास पानी नहीं बचेगा, तो वो लोग खाना कैसे बनाएंगे। और उनको थोड़ी सी पानी बहुत टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखनी पड़ती है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, रात के टाइम पे एट द नाइट, वो नाइट के टाइम पे अपने पोर्स खोल के जो CO2 लेना होता है इन्वायरमेंट से वो ले लेते हैं, और फिर दिन के टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और रूट से पानी लेके अपना खाना बनाते हैं। तो दिस इज़ इन द केस ऑफ व्हाट, डेजर्ट प्लांट्स। टॉपिक नंबर 2 दैट वाज स्टोमेटा। अभी मैंने बोला ना वो पोर्स नहीं खोलते, तो वो पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। कोई भी प्लांट बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में किसके थ्रू आता है, इस स्टोमेटा के थ्रू आता है।
जो ट्रांसपिरेशन होती है, मीन्स प्लांट से पानी इवापोरेट होके सनलाइट एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। CO2 अंदर लेता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। O2 जो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बाहर निकलता है वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होता है। इन सब के थ्रू वो बाहर जाता है, अंदर आता है, सिलेक्टेड थिंग्स को ही आगे आने जाने की परमिशन दी जाती है, ठीक है। तो स्टोमेटा इज द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तुम्हें समझ आया ना ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। पहली प्रोसेस में तुम सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हम क्या क्या ले रहे हैं, और फिर ये ध्यान रखना उन जो चीज़ ले रहे उन चीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूरे ये तीनों प्रोसेस याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द एग्जामिनेशन, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। स्टोमेटा समझ आया। पोर्स एक छोटा सा छेद होता है, बहुत छोटा, जो तुम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, जो लीव्स पे ही प्रेजेंट होता है और उसी के थ्रू वो बाहर इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट पे आता है, ठीक है। Now, note number 2, massive amount of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। ज़्यादातर ये पोर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो भी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए, उन सबको लेन देन करने के लिए इन्वायरमेंट से हम लोग इस पोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CO2 को लेना, O2 को बाहर निकालना, इन सब काम के लिए, ठीक है। नाउ ये जो स्टोमेटा पोर होता है, इसकी रक्षा के लिए ना इसके दो बॉडीगार्ड हैं जिसको गार्ड सेल कहते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है, इसके जो ये क्या बोलते हैं, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द गार्ड सेल। और वो गार्ड सेल किस लिए हेल्प करते हैं? वो गार्ड सेल उसके बॉडीगार्ड है कि मान लो अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर सेल में भरे जा रहा है पानी के कारण, तो सेल फूट जाएगा। एक लिमिट ही तक ना भर पाएगा उसमें पानी। बाल्टी है, उसमें तुम पानी भर रहे हो तो एक लिमिट तक ही ना पानी आएगा, नहीं तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए ये जो स्टोमेटा होता है, जब वो समझ गया कि प्लांट को इतनी ही नीड है पानी की या कोई भी चीज़ की, तो वो स्टोमेटा क्लोज कर देता है कि अब हमें नहीं चाहिए भाई, अब जाओ, ठीक है। नहीं तो हमेशा खोले रहेगा तो कुछ भी आएगा, कुछ भी चला जाएगा। इसलिए ज़रूरत के टाइम पे खोलता है, नहीं ज़रूरत के टाइम पे नहीं खोलता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स, तो समझ आ गया। ये दो बॉडी गार्ड है जो जब ज़रूरत पड़ती है तब दरवाज़ा खोलते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इनका काम क्या है? गार्ड सेल स्वेल, वाटर फ्लोज इनटू देम। जब भी सेल में पानी जाता है तो गार्ड सेल फूल जाते हैं क्योंकि पानी देना है ना, वो फूलेंगे मतलब ओपन होंगे, और ओपन होंगे तभी पानी जाएगा। लेकिन अगर पानी निकालना है, बाहर जाना है, तो वो क्लोज होंगे ना, श्रिंक हो जाएंगे। तो गार्ड सेल जब श्रिंक होंगे तब पोर्स बंद हो जाएंगे, गार्ड सेल जब स्वेल होंगे तो गुड पोर्स ओपन हो जाएंगे। ये देख लो ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर की डायग्राम, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। और केस बेस्ड तो आजकल मतलब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हो, और 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड और 2 केस बेस्ड तुम्हारा ऑलरेडी आता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, मतलब 2 टॉपिक पढ़ा दी। पहले तो तुम्हें बताया लाइफ प्रोसेस होता क्या है, फिर मैंने बताया कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन के एक मोड मैंने पूरा क्लैरिटी के साथ बताया, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक। अब हम हेट्रोट्रॉपिक पढ़ेंगे। एक क्लैरिफिकेशन मैंने ऊपर वाले टॉपिक में ही दे दी थी कि हेट्रोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम भी है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट हम में भी कुछ डिवीजन होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स बना के दिए उसको खुद से बना के खाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर पहले उनको तोड़ देते हैं फिर इंजेक्ट करते हैं। देखो जैसे हम क्या करते हैं, खाते हैं, अंदर तोड़ते हैं, फिर अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर तोड़ते हैं, फिर खाते हैं, फिर अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जिंदा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना फूड एक्वायर करते हैं। जैसे कि लड़कियों या लड़कों के माथे में स्कूल में जू नहीं हो जाते, तो जू क्या होता है? तुम्हारा ही खून लेके तुम्हारे ही बालों पे जिंदा है। तो वो बोलता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रख के उन्हीं से फूड एक्वायर करके जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होलोजोइक उन सब की बात कर रही हूँ मैं जो खाना खाते हैं, अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ डाइजेस्ट का मतलब ये नहीं कि पचाना, डाइजेस्ट का मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिर एब्जॉर्ब करना, फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और देन उसको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, जैसे कि एनिमल्स। तो डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी के अंदर होता है।
सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं? फीडिंग बिहेवियर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन कंज्यूमिंग डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। वो जो बाहर तोड़ते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, मान लो किसी की बॉडी, मान लो कोई एनिमल की बॉडी की डेथ हो गई है, तो उस बॉडी पहले वो सड़ेगा, वो जब सड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे फंगस लोग, वो उस पर बैठेंगे, पहले उसको धीरे 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 तोड़ेंगे, सराएंगे और फिर उसको खाएंगे और उससे एनर्जी एक्वायर करेंगे। तो दैट आर कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक। जो डाइजेशन की प्रोसेस बाहर करते हैं आउटसाइड द बॉडी, फिर उसको एसिमुलेट करते हैं, मतलब एनर्जी एक्वायर करते हैं। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है, ध्यान देना, पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना एक्वायर करते हैं और उसी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लाइसेज, कस्कूटा जिसको अमरबेल बोलते हैं, ठीक है, टेप वॉर्म्स, ये सब। अब ये समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमोएबा। न्यूट्रिशन इन एमोएबा क्या होता है? देखो, एमोएबा एक इरेगुलर शेप होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाकी छोटे मोटे क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये इसके सामने जब फूड आता है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट आर कॉल्ड द सूडोपोडिया। ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके मदद से ये फूड के अराउंड अपने हाथ फैलाता है और फैला के उसको कवर कर लेता है और एक फूड वैक्यूल उसके अराउंड क्या बना देता है? उसके अराउंड क्या बना देता है? फूड वैक्यूल बना देता है। और वो फूड पार्टिकल उस फूड वैक्यूल में रह के धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, फिर उसको वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेता है उससे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल कर देता है। ये हो गया न्यूट्रिशन इन एमोएबा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें डायग्राम इस्तेमाल रखना और जो मैंने बोला वो सब लिखने की क्षमता रखना। पहले तो पहला डायग्राम बनाना, बताना कि एमोएबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट पॉइंट लिखते जाओ, एमोएबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन इन एमोएबा एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। समझ आ गया? अब न्यूट्रिशन इन एमोएबा के प्रोसेस लिखना स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 1, व्हेन द फूड पार्टिकल, लिखो, व्हेन द फूड पार्टिकल कम्स नियर द amoeba, then amoeba expands its structure to make a pseudopodia, और with the help of its characteristics, या ये भी लिख सकते हो, with the help of its characteristics of pseudopodia it extends its structure around the food particle। वो फूड पार्टिकल के आसपास अपने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता है एंड कवर्ड इट प्रॉपरली, एंड व्हेन इट्स कवर्ड इट प्रॉपरली इट फॉर्म द फूड वैक्यूल, एंड when the food is present at the food vacuole, then what it happened? Then the food particle digested. After digestion it will assemble, मतलब कि उससे एनर्जी एक्वायर करता है, एक्वायर्ड वॉट एवर द मटीरियल दे वांटेड, वो सब चीज़ उनको एक्वायर्ड करता है और उसके बाद एक्सपेल द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इट, ठीक है ना। अब ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं, जो तुम्हारा मेन मोशन है और इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तुम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ते हो। एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये जो पूरा कैनाल होता है जिसमें तुम न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ोगे, डाइजेशन से लेके एब्जॉर्प्शन से लेके एसिमुलेशन से लेके एक्सक्रीशन तक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक चलता है? माउथ से लेके एनस तक। एनस लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और माउथ यानी कि ऊपर वाला पार्ट। तो पहले तो ये फिगर देखो, माउथ ऊपर वाला पार्ट और एनस देखो यहाँ नीचे ये वाला पार्ट एनस, ठीक है। तो सबसे पहला एक एक करके सबका प्रोसेस पढ़ते। पहला तुमने खाना खाया, तो खाना कहाँ पहुँचा? तित्त में पहुँचा। तित्त में क्या प्रेजेंट थे? दो चीज़। एक तो तुम कुछ खाना खाते हो या खाना खाते हुए किसी को देखते हो जो बहुत टेस्टी खाना खा रहा है, मुँह में पानी आता है, वो पानी नहीं है, वो क्या है? सलाइवा है। तुम्हारे माउथ के तित के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। वो एक सलाइवा रिलीज़ करता है जो वो लिक्विड प्रोड्यूस करता है, और वो सलाइवा ही क्या करता है? सलेवरी एमिलेज रिलीज़ करता है जो तुम्हारे फूड मटेरियल के साथ मिल के उनको सॉफ्ट बना देता है, सो दैट कि वो एक लॉन्ग ट्यूब यानी कि ओसोफेगस से स्मूथली निकल जाए और स्टोमच में यानी कि पेट में पहुंच जाए, ठीक है। तो पढ़ते इतना समझ आया। और तित क्या करता है? क्रश करता है, बड़े बड़े पार्टिकल के फूड को पहले तोड़ता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई कोई पूछेगा तो बोलोगे तित यानी कि माउथ से। तो क्रशिंग द फूड पार्टिकल विद आवर तित, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा।
अ फ्लूइड कॉट द सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड, जो मुंह में पानी आता है उसको सलाइवा बोलते हैं, जो सलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है। और वो सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको सलेवरी एमिलेज बोलते हैं, जो भी सलेवरी ग्लैंड ही रिलीज करता है, ठीक है। जो विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल शुगर, जो क्या कन्वर्ट करता है, क्या किस में तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब डाइजेशन प्रोसेस ऊपर से ही स्टार्ट हुआ। फिर ये फूड पार्टिकल कहाँ से जाता है, ओसोफेगस से जाता है। ये लंबी सी लाइन दिख रही है, ये लंबी सी लाइन, ये पूरी लंबी वाली लाइन, इसको ओसोफेगस बोलते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि एक वेव की तरह वो पाइप हिलता है और अपने फूड पार्टिकल को माउथ से स्टोमच तक पहुंचाता है। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक, याद रखना। फिर ये पहुंचता कहाँ है, तुम्हारे पेट में, यानी कि स्टोमच में। स्टोमच में एसिड होता है, ये झूठ नहीं है, एसिड होता है। और वो क्या होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो फूड पार्टिकल आया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों भाई, क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि स्टोमच में ना एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पेप्सिन, और वो पेप्सिन तभी काम करेगा जब तुम्हारा फूड पार्टिकल एसिड मीडियम में होगा। तो क्या होता है, जब फूड पार्टिकल आता है, HCl उसको एसिडिक मीडियम बनाता है, फिर पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिन रिलीज करता है, जो तुम्हारे फूड पार्टिकल में जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। फिर वो फूड पार्टिकल कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक और चीज़ तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि अगर पेट में HCl प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो वो एसिड से हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता, इतनी खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, फिर पेट जल क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारे स्टोमच में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, एक लिक्विड की, जिसको म्यूकस बोलते हैं, और यही हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl, यानी कि एसिड। समझ आया? इतनी बातें समझ ही गए हो तो अब वो फूड पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका विथ छोटा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका विथ लार्ज होता है। लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारे फूड पार्टिकल पहुँचे स्टोमच से जो आए। अब स्टोमच से आ रहे हैं तो वहाँ पे तो HCl था, तो एसिडिक मीडियम था। तो अब स्टोमच में क्या होता है, एक और ऑर्गेनल क्या होता है, अपना सिक्रीशन देता है, जिसका नाम है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास कहाँ है, ये दिख रहा है, ये छोटी सी चीज़, एरो देखो यहाँ पे पेनक्रियास लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये 3 ऐसे एंजाइम्स की सिक्रीशन करता है जो तुम्हारे आने वाले जितने भी फूड मटेरियल जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ उनका, वो पूरी डाइजेशन इस वाले जगह पे हो जाती है। तो ऊपर क्या क्या चीज़ का डाइजेशन हुआ, माउथ में टुकड़े टुकड़े में हो गए, ऊपर में शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदला गया, हमने पढ़ा ना, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में सलेवरी ग्लैंड जो एंजाइम रिलीज़ किया था उसके थ्रू हुआ। फिर हमने पढ़ा कि पेप्सिन ने स्टोमच में क्या किया, प्रोटीन डाइजेशन किया। फिर अब स्टोमच में आया तो अभी फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का तो डाइजेशन हुआ ही नहीं। तो ऊपर से जो फूड आया वो HCl था, HCl के प्रेजेंस में आया था, जो कि एसिडिक था। तो अब जो ग्लैंड सिक्रीशन करेंगे, अब जो ऑर्गेनल सिक्रीशन करेंगे, उनको वो जो फूड है वो बेस चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक में काम नहीं करते, ये एसिडिक में अपने एंजाइम देते नहीं हैं। ये सौदा है भाई, हमें बेस वाले मटेरियल दो तभी हम अपने मटेरियल देंगे तुमको डाइजेस्ट करने के लिए। तो पेनक्रियास का ये शर्त था कि हम तभी एक्ट करेंगे जब वो बेस होगा। तो इस मतलब फरमाइश को पूरा करने के लिए अब रोल प्ले करने कौन आता है, लीवर। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और वो बाइल जूस क्या करता है, उस फूड जो स्टोमच से आया उसको पहले बेस बनाता है और बड़े बड़े फैट्स के टुकड़ों को छोटे छोटे फैट्स के टुकड़ों में बदलता है। क्यों, पेनक्रियास के एंजाइम्स के बड़े फरमाइश है। वो पहले तो बोले कि हम एल्कलाइन फूड पे ही काम करेंगे, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। दूसरा फरमाइश ये कि हम बड़े बड़े फैट्स के टुकड़ों पे काम नहीं करेंगे, हमें उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों पे तोड़ के दो, तब जाके हम उन पे काम करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, हुआ क्या, अब जब ये बाइल जूस क्या किया, उस फूड मटेरियल को एल्कलाइन भी बनाया, साथ ही साथ फैट्स की इमल्सिफिकेशन भी की, मतलब बिग फैट के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में, यानी कि फैट्स के छोटे छोटे टुकड़ों में बदला। उसके बाद पेनक्रियास ने अपना डाइजेशन स्टार्ट किया। ये 3 तरीके के एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ट्राइप्सिन,
लाइफेज, एमिलेज। ट्राइप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, लाइफेज फैट डाइजेशन करता है और एमिलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे तीनों के डाइजेशन हो गया। अब प्रोटीन जब टूटता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट बातें याद रखना। अब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं भी जाए। अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। और विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स से छोटे छोटे, जिससे वो इम्पॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव फूड्स है, टुकड़े उनके, उन सबको लेता है, सेल तक पहुंचाता है, सेल ऑक्सीजन की मदद से उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर CO2 को आउट ऑफ द बॉडी निकालता है। तो विलीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और एब्जॉर्ब करता है फूड को और फिर पहुंचाता है हर एक बॉडी ऑफ द सेल। ठीक है, फिर ये फूड पार्टिकल ये पूरे डाइजेशन प्रोसेस से कंप्लीट होके एब्जॉर्प्शन भी हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन होके हर सेल तक पहुंच के एनर्जी बनने चला गया। एनर्जी बन रहा है मतलब एसिमुलेशन प्रोसेस हो रहा है। अब एसिमुलेशन भी हो गया, अब एक्सक्रीशन। अब ये बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ पहुँचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन पे जैसे ये पहुँचा, वहाँ पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी फूड में प्रेजेंट होता है वो सब एब्जॉर्ब्ड होते हैं, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस की मदद के थ्रू क्या होता है, आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। आई होप कि आप पूरे टॉपिक्स को क्लैरिटी के थ्रू समझ गए होंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग थक लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ, इससे रिलेटेड NCERT क्वेश्चंस भी करते हैं और PYQs भी करते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो एक बार और याद दिला देती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, जितने फ़ोन से सबसे कर दो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा दो थोड़ा। अब हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ तक हम लोग ने न्यूट्रिशन के सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस कर लिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हर एक ग्लैंड्स की प्रॉपर्टी समझ ली, हर एक ग्लैंड्स क्या क्या प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है, क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमने पढ़ लिया। अब इसकी बेसिस क्वेश्चन कर लेते हैं तो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, ये सीरीज़ डिटेल सीरीज़ है, तो इसमें मैंने पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाई लाइफ प्रोसेस का, उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड NCERT में जितने क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ कराऊंगी। PYQ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कराऊंगी, शॉर्ट आंसर टाइप कराऊंगी। अगर दोनों के बाद मुझे लगा कि मुझे लॉन्ग आंसर टाइप कराने की ज़रूरत है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठ रहे हैं, तब कराऊंगी। अदरवाइज लॉन्ग में सेम आता है, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर, वही चीज़ को एलैबोरेट फॉर्म में लिखने आता है। ठीक है वॉरियर्स, तो आते हैं NCERT क्वेश्चंस में। NCERT क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन जो MCQ में से एक आपका इस टॉपिक से आता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ये ऑटोट्रॉपिक जो मोड होता है, इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमने पीछे पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक को अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत है, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ वाटर दैट दे गेट फ्रॉम द स्टेम, जो उनको रूट से मिलता है स्टेम के थ्रू फ्रॉम द सॉइल, एंड इन सब के प्रेजेंस में वो लोग अपना ग्लूकोज यानी कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं, और उनका बाई प्रोडक्ट फूड के साथ साथ O2 भी निकलता है। ठीक है, तो व्हाट आर द things which is required? CO2 and water required, chlorophyll required, sunlight required। तो क्या हो जाएगा? all of the above answer। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी NCERT का ही है। how are fat digested in our body? फैट की डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है, एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और कहाँ होती है? अब एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना, हम अपने फिगर पे आके समझाते हैं। ये हो गया जो मैंने तुम्हें समझाया था। इसमें हमने समझा था कि जब माउथ से निकलता है तो माउथ में कोई फैट डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे सिलेवरी एमिलेज स्टार्च की डाइजेशन करती है। स्टार्च की डाइजेशन मीन्स उसको कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल मैनर में ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, ओसोफेगस पे कुछ नहीं होता, सिंपल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो माउथ से स्टोमच में पहुँचता है। स्टोमच में एक चीज़ होती है प्रोटीन डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। ओके,
उसके बाद ये फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज अपने सिक्रीशन डालते हैं, उनमें से एक विच इज़ लाइफेज, वो अपनी सिक्रीशन जो पेनक्रियाज डालता है उनमें से एक सिक्रेशन का नाम है लाइफेज, जो कि फैट की डाइजेशन करता है। तो हमारा आंसर मिल गया, लाइफेज इज द एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज विच लेट द डाइजेशन ऑफ द फैट इन द ह्यूमन बॉडी। और ये होता कहाँ है ये डाइजेशन प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोनों का आंसर मिल गया। और यहाँ पढ़ के भी सुना देती हूँ। फैट डाइजेशन इज मोस्टली डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड द लाइफेज विच इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। हो गया खत्म। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड? अब सलाइवा का रोल क्या होता है ये मैंने यहाँ अपने नोट्स में लिखे, यहाँ से भी पढ़ा देती हूँ, फिर आंसर जाके भी दिखा देती हूँ। The fluid saliva, the fluid called the saliva, which is secreted by the salivary gland, जो salivary gland को के द्वारा secreted होता है, ये तुम्हारे फूड पार्टिकल को सबसे पहले मोल्टन करता है, उनको गीला करता है। क्यों? कि वो अच्छी तरीके से स्मूथली ओसोफेगस के थ्रू क्या कर सके, स्टोमच में पहुंच सके। दूसरी बात, ये एक एंजाइम भी रिलीज करता है जिसका नाम है salivary amylase, और ये एंजाइम का काम क्या होता है? दैट वाज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च विच इज़ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ द स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। आओ पढ़ के भी समझा देते हैं। तो salivary gland make the saliva a digestive juice which moisten the food and so it move more easily through the esophagus. Saliva also has an enzyme called the salivary amylase to break down the starch in our body. सिंपलर चीज़ वही लिखा है, बट थोड़ा अंग्रेजी टोन में चेंज आया है। ठीक है, लैंग्वेज में चेंज आया। What are the necessary condition for the autotrophic nutrition? ये अभी जो तुम ऊपर में पढ़े कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो जानते ही हो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं इसके? ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। हो गया, ये हो गई। इतने ही क्वेश्चंस मुझे पूरे NCERT में मिले जो कि इस टॉपिक से थे, न्यूट्रिशन टॉपिक से ऑफ द लाइफ प्रोसेस। बाकी क्वेश्चन तब होंगे जब उनके टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब PYQ कर लो। कुछ PYQ, कुछ क्या, ऑलमोस्ट सब PYQ मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे आंसर भी नोट डाउन कर दिए, बट 3 आपके लिए होमवर्क, वो भी समझा दूंगी। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने टोन में उसको लिख के भेजना। ठीक है, और कमेंट डाउन करना कि मेरे नोट्स और मेरे ये सीरीज़ हेल्प कर रही है कि नहीं। पहला PYQ का पहला टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 1 वर्ड आंसर टाइप है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? बोलो बोलो। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो सकता। पहली बात तो क्लोरोफिल का काम यही है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अकर्ड इन दोज प्लांट्स विच हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। जिनमें क्लोरोफिल होगा उन्हीं में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्ड होता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और स्टोमेटल पोर्स के थ्रू CO2 को भी ले इन्वायरमेंट से, फिर सॉइल की मदद से वाटर ले और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराए और अल्टीमेटली अपना फोटोसिंथेसिस अकर्ड कराए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तब नहीं होगा जब क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल हो रहा है मतलब वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड दैट सिक्रेट द सलाइवा। अभी पढ़ के पास हुए, दैट वाज द सिलेवरी ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेवरी एमिलेज? सिलेवरी एमिलेज का काम क्या होता है? ये सिलेवरी एमिलेज सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट आउट किया जाता है। ओके, और ये एक एंजाइम है और इसका काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार्च टू सिंपल शुगर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? जब कभी भी ओसोफेगस की पाइप जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है तो उसके थ्रू फूड पार्टिकल ऊपर से नीचे धीरे धीरे जाता है और वो स्टोमच में पहुंचता है। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द पाइप of the food pipe to move the food downward to the stomach, that is called the peristaltic movement which is occurred in the esophagus to move the food from the mouth to stomach। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोएबा। मैंने अभी जो नोट्स में पढ़ाया था उसमें मैंने सारा स्टेप्स को अच्छा से समझाया था और लिखवाया भी था एक एक चीज़ बोल के, वो भी तुम लिख सकते हो। वैसे यहाँ मैंने भी स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। मैं तो प्रेफर करूँगी स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो तो उसके साथ उसके फिगर भी बना देना, मार्क्स और इम्प्रेशन बढ़ जाएगा।
पहला स्टेप कि जब भी फूड पार्टिकल दिखता है तो अमेबा क्या करता है, सूडोपोडिया कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से अपने बॉडी के एक्सटेंशन करता है फूड पार्टिकल के अराउंड, और धीरे धीरे एक्सटेंशन करते करते जब वो क्लोज कर लेता है तो वहाँ पे फूड वैक्यूल बनता है फूड पार्टिकल के अराउंड, ठीक है। और जब फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंड स्टेप में, उसके बाद उस फूड पार्टिकल का वहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन के बाद जो भी उनसे हमें लेना पड़ता है, सॉरी हमें नहीं, अमेबा को लेना पड़ता है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो काम का नहीं होता उसको इजेक्ट कर देते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल आउट कर देते हैं। समझ आ गई ये भी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और उसके बाद वाले एक और क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क है, ये मुझे आप कमेंट डाउन करके बताओगे, लेकिन मैं समझा देती हूँ। वाई डू द हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स दैन द कार्निवोरस? हार्बीवोरस का लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है देन द कार्निवोरस? पता है इसका आंसर है, एक हिंट देती हूँ, सेल्यूलोज। हर्बीवोरस क्योंकि प्लांट खाते हैं और कार्निवोरस मीट खाते हैं, तो जो प्लांट्स मटेरियल्स खाते हैं उनमें सेल्यूलोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है इनके बॉडी को। दैट्स वाई डाइजेशन अच्छी तरह हो इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होता है फॉर दी हर्बीवोरस, बट स्मॉलर फॉर दी कार्निवोरस, क्योंकि मीट ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि एसिड का रोल क्या है स्टोमच में? मैंने ऊपर पढ़ाया, एक तो एसिड का रोल है पेप्सिन एंजाइम को रिलीज़ करने के लिए। अगर फूड एसिड मीडियम में नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन रिलीज़ नहीं करेगा, जिससे स्टोमच में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। दूसरा, जो भी फूड पार्टिकल में जो भी बैक्टीरिया होता है एसिड उसको भी मार देता है। ये दो रोल होते हैं स्टोमच में, ये तो मैंने बता दिया आपको पूरी तरह। इन सबको आप देखना, इन सबको आप प्रैक्टिस करना एक बार फिर से लिख के, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करना। और अगर ऐसी क्वेश्चंस और चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड तो मेरे को कमेंट डाउन भी करना, बाकी मैं हर टॉपिक के साथ तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।